अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ का यूनिट नंबर 9 जो कि है जियोमेट्री एंड पॉलीगॉन्स। यानी इसमें हम स्टडी करेंगे जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और स्पेशली पॉलीगॉन्स के बारे में। इसकी अगर हम देखें क्लास नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.1 और इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं, अगर तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपके लिए इंतहाई बिल्कुल ईजी होने वाली है। इसमें 3-4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपने कोशिश करनी है ध्यान से समझने की। किताब से बार बार उनको जो डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ने की या रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बिल्कुल सादा से और रियल लाइफ से चंद एग्जांपल्स लेके आपको इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू वाले जो 5-10 मिनट है उसमें आपने अटेंटिव रहना है, और अगर तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है। किसी किस्म की आपको इसमें इंशाल्लाह परेशानी नहीं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं जो कि है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि क्या होता है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी इनके बिटवीन नहीं हो सकता, जिसके बारे में डाउट ना हो कोई भी। यानी जिसको हम या तो डायरेक्टली ट्रू कह सकें या डायरेक्टली फॉल्स कह कर सकें, इसमें हम डाउट में शक व शुबे में ना पड़े, उसे हम कहते हैं जी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं कि आपको जो चॉकलेट्स, एक पर्टिकुलर किस्म की चॉकलेट है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपका उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, और आप एक जो है स्टेटमेंट देते हैं जी कि इस चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो आपका जो साथी दोस्त है या फैमिली में कोई या दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे। तो इसमें क्या है कि जो आपने स्टेटमेंट दी है उसके बारे में ट्रू या फॉल्स होने के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ लोगों को वो अच्छा लग रहा टेस्ट, कुछ लोगों को वो टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये आपका एक ओपिनियन है, राय है, और आपकी राय से जो दूसरे लोग हैं वो इख्तलाफ कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। तो ऐसे जो हम ओपिनियंस देते हैं, जो अपनी राय का इजहार करते हैं, इनको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहते। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, उसकी कुछ एग्जांपल्स लें, तो ये या तो हमेशा ट्रू होंगी या फॉल्स। जैसे मैं कहता हूँ 5 इज ग्रेटर दैन 3, तो सब लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, यानी कोई इसमें डाउट या शक व शुबे का जो है वो इजहार नहीं करेगा कि 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है। मसलन अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो भी अपनी फिंगर्स पे काउंट करके बता सकता है कि 5 इज ग्रेटर दैन 3। तो इसको हम कहेंगे ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, कि जिसको हम कह सकते हैं ये ट्रू है, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये ट्रू है। इसी तरह मैं कहता हूँ 2 जमा 2 5, तो सब लोग कहेंगे नहीं जी 2 जमा 2 तो 4 होता है, 5 होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि 2 जमा 2 5 होता है। तो इसको भी वो पूरी जो है वो यकीन के साथ जो है वो इसको जुटला सकते हैं, कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। लेकिन अगर मैं लिखूं कि x + y = 3, तो ये है एक ओपन सेंटेंस। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ओपन सेंटेंसेस के बारे में। तो इसमें क्या है, ये एक्स और वाई दो क्या है, वेरिएबल्स, इनकी अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। या तो वो हमें वैल्यूज फिक्स कर देता, कह देता जी कि x = लेट से 2 है एंड y = 1 है, तो हम कह सकते थे कि 2 + 3 = 3 है, तो ये हम यकीन के साथ कह सकते थे ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन उसने चूंकि वैल्यूज जो है वो फिक्स नहीं की, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले सकता है। लेट से अगर कोई वैल्यू ले लेता है x की 4, x = 4 कह देता है, और कह देता है जी y = जो है वो 1 है, तो हमें पता है 4 + 1 = 3, तो ये 3 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स होगी। और अगर कोई 2 और 1 ले लेता है तो वो ट्रू हो जाएगी। यानी इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो आगे क्वेश्चंस में भी आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको देखें कि वेरिएबल्स नज़र आ गए हैं इक्वेशन में, तो आपने उसके बारे में जो है वो ध्यान से देख लेना है कि उसके दोनों साइड्स पे वेरिएबल कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहे। अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी।
जैसे अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब आप देखें दोनों तरफ सेम वेरिएबल्स हैं, तो इनकी जो जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर जैसे वाई वाई से कैंसिल हो सकता है, एक्स एक्स से कैंसिल कर दें तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर दोनों साइड पे वेरिएबल्स कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर आपने जो है वो कह देना कि जी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू पुट की जा सकती है या उसने एक्स और वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो फिक्स ना दी हो। इसके बाद हम बात करते हैं जी एक्सियम की, कि एक्सियम क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम एक मिसाल लेते हैं अपनी रियल लाइफ से। हम रोजाना रूटीन में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में जाके गरूब हो जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे सब लोग इत्तेफाक करते हैं, यानी सब लोग इसको ट्रू मानते हैं, और ना ही इसमें वक्त के साथ कोई तब्दीली आ रही है कि कल को कोई कहे कि कल को जो है सूरज मगरब से निकल के मशरिक की तरफ जो है वो गरूब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इनको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी आलमगीर सच्चाई है ये, जिसको सब लोग जो है वो ट्रू मानते हैं। जैसे मौत एक हकीकत है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, के हर जानदार चीज ने मौत का जायका चखा है। तो जो इनका खुदा पे यकीन नहीं भी है वो भी इस चीज को मानते हैं कि उन्होंने एक दिन मरना है। तो इस तरह की चीजें जो है उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एक्सियम समझ लें मैथ में एक यूनिवर्सल ट्रूथ की हैसियत रखता है। ठीक है, एक्सियम मैथ में एक यूनिवर्सल ट्रूथ की हैसियत रखता है कि जिसको ट्रू माना जाता है और उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे सूरज मशरक से निकलता है या मगरब में गरूब होता है, उसके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग उसको मानते हैं। तो एक्सियम की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको जो है हमेशा क्या माना जाता है, ट्रू, विदाउट एनी प्रूफ, कि उसके लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। मसलन अगर हम एग्जांपल्स लें इसकी, तो वही बात आ गई, 2 + 2 = 4 है, तो सब लोग कहते हैं जी ठीक है, मानेंगे इस चीज को कि ये ट्रू है। तो ये क्या है, मैथ में एक एक्सियम है कि जिसके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। या हम कहें जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हमें पता है हर नंबर अपने इक्वल होता है। ठीक है, ये भी, इसके भी, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो इसके भी हमें जो है वो प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ट्रू हो और उसके प्रूफ की जरूरत ना हो उसको हम कहते हैं एक्सियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है जी पास्टुलेट। एक्सियम और पास्टुलेट में सिर्फ एक माइनर सा फर्क है कि पास्टुलेट भी एक्सियम ही होते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि इनको ज्योमेट्री में जो अब हम यूज करते हैं तो हम इनको पास्टुलेट कह देते हैं, यानी एक्सियम्स रिलेटेड टू जियोमेट्री, इनको हम क्या कह देते हैं, पास्टुलेट। ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों को जरूरत नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है कि ऐसे एक्सियम्स जो इनको हम ज्योमेट्री में यूज करें उनको पास्टुलेट कहते हैं। जैसे आपको पता है फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस आप पढ़ते हैं, मैकेनिक्स है, जियो फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। इससे जियोमेट्री भी इसका एक जो है पोर्शन है मैथ का। तो एक खास पोर्शन में, एक खास हिस्से में जब हम एक्सियम को यूज करें तो उन्हें हम कहते हैं पास्टुलेट। कुछ पास्टुलेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे आपको ये 2 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, तो हमें पता है कि 2 पॉइंट्स में से एक ही लाइन गुजर सकती है हमेशा। आप इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करें तो एक पॉइंट से गुजरेगी, दूसरे में से नहीं गुजरेगी। ठीक है, या आप अगर घुमा फिरा के 2 पॉइंट में से गुजारेंगे भी तो वो फिर लाइन नहीं रहती, वो कर्व बन जाती। तो ये एक पास्टुलेट है ज्योमेट्री का जिसको सभी मानते हैं। इसी तरह अगर एक पॉइंट है तो उसमें हमें पता है बेशुमार जो है वो लाइंस गुजर सकती है, जितनी मर्जी आप गुजार लें। ठीक है, तो ये भी एक पास्टुलेट। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है जी कंजेक्चर। कंजेक्चर क्या है, इसको भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जी के ये असल में कंजेक्चर होता है ऑब्जर्वेशंस, पैटर्न बेस होता है, कि पैटर्न को देख के हम किसी चीज के बारे में जो है वो यकीन कर लेते हैं जी कि ये ट्रू है। जैसे आप रोज ऑब्जर्व करते हैं या कई सालों तक आपने ऑब्जर्व किया, जब भी काले बादल जो है वो गहरे काले बादल आते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, तो आपने एक कंजेक्चर बना लिया कि जब भी काले और गहरे बादल आएंगे तो बारिश होगी, लेकिन इसका प्रूफ आप नहीं दे सकते। हो सकता है कल को ऐसा मौका है जब बारिश ना हो, यानी इसको
चांस है कि इसको डिसअप्रूव किया जा सकता है। जो आपका कंजेक्चर है, यकीन आपने कर लिया, सच मान लिया, या दूसरे लोगों ने सच मान लिया, लेकिन इसको जो है हम झूठा साबित कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है, तो उसको हम कहते हैं कंजेक्चर। तो इसकी अगर हम मैथमेटिकली डेफिनेशन पढ़ें तो वो क्या होगी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको बिलीव किया जाता है कि ये ट्रू है। ठीक है। और किस बुनियाद पर बिलीव किया जाता है कि जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और पैटर्न्स देखते हैं मुख्तलिफ, उस बुनियाद पर। लेकिन इसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया और ना ही डिसअप्रूव किया गया। अगर डिसअप्रूव हो जाए फिर तो वो ज़ाहिर कंजक्शन नहीं रहेगा, वो तो जुटला दी गई चीज़। लेकिन ना ही किसी ने प्रूव किया, ना ही कोई अभी तक इसको डिसअप्रूव कर सका। ठीक है। इसकी और भी हम मिसालें ले सकते हैं, जैसे एक टीम तो मुसलसल 2 3 4 मैच जीतती आ रही है, तो आप कंजक्शन बना लेते हैं जी अगला मैच भी ये टीम जीतेगी। लेकिन प्रूव करने के लिए ज़ाहिर है जब तक वो जीतेगी नहीं तो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसकी अगर हम मैथ में एग्जांपल लें तो हर नंबर हमें पता है, जो 2 से बड़ा नंबर, इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं कि इवन नंबर्स आपको पता है जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10, इस तरह के नंबर्स। और 2 से जो बड़े इवन नंबर्स हैं वो कहते हैं कि उनको जब हम 2 प्राइम नंबर्स को जमा करके लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो मसलन 4 है, 2 से बड़ा इवन नंबर आपको पता है 4 है, तो 4 को हम +2। अब 2 + 2 2, दो जो है वो आपको पता है प्राइम नंबर्स है। इसी तरह अगर हम कहें 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 3, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह अगर 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह अगर 10 है तो ये हम लिख सकते हैं 5 + 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह आप लिखते जाएं और लाखों करोड़ों आप जो है वो नंबर्स लिख लें, और उन नंबर्स का पैटर्न देख के आप फिर एक कंजेक्चर बना लेते हैं। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि 2 से जितने भी बड़े प्राइम नंबर, सॉरी, इवन नंबर्स हैं, उनको हम तो कोई भी 2 प्राइम नंबर्स लेके उसके बराबर रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है इवन नंबर्स तो इनफिनाइट है, लातदाद है। तो हो सकता है इन बिलियंस या इन ट्रिलियंस में कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो इस चीज़ को वेरीफाई ना करता हो। तो इसको आप कोई जनरल जो है वो नंबर लेके प्रूफ भी नहीं कर पा रहे, और इसको आप बिलियन ट्रिलियंस में जाके डिसप्रूव भी नहीं कर पा रहे। तो ये आपके लिए क्या है, एक कंजेक्चर। थ्योरम क्या होता है, जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है ना, तो फिर वो थ्योरम बन जाता है। यानी कोई भी कंजेक्चर है, उसको जब आप प्रूव कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, थ्योरम। मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, उसे हम कहते हैं ये थ्योरम। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ, और इसका जो है आप फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि बताएं जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजेक्चर, कि एक्सियम और कंजेक्चर में क्या डिफरेंस है। तो सिंपली आप चाहे तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, या सिंपली आप लिखते हैं जी कि एक्सियम जो है वो एक्सेप्टेड होते हैं एज ट्रू, कि इनको ट्रू माना जाता है, जबकि जो कंजेक्चर्स हैं उनके लिए प्रूफ की जरूरत होती है। तो इन डिटेल आपको पीछे समझाया है कि एक्सियम्स के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं और कंजेक्चर्स के लिए प्रूफ की जरूरत होती है। माना दोनों को ट्रू जाता है, लेकिन जो एक्सियम्स होते हैं उनको कोई जुटला नहीं सकता, जबकि कंजेक्चर्स के लिए गुंजाइश होती है कि उनको जो डिसअप्रूव भी किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो कहता है विच आर जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, इनमें बताना आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, इनके अलावा नहीं, इन बिटवीन नहीं हो सकती। तो जैसे पहली स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो कहता है जी डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। तो उसका कहने का मतलब है कि 19 में से जब हम 12 माइनस करें तो 7 बचता है। तो बिल्कुल जी 7 बचता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये क्या होगा, फिर हमारे लिए क्या होगा, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहते हैं -2 + 7, -2 + 7 5 आ जाएगा, 5 में -3 करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इसमें आपने बस यही ख्याल रखना है कि जहाँ वेरिएबल्स आपको नजर आएंगे ना जिस स्टेटमेंट, तो वहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो हो सकता है कि वो फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना हो। बाकी नंबर्स में जो है वो कोई इशू नहीं होगा आपको,
कि जैसे 34 प्लस 16 50 होता है, लेकिन उसने कहा इज नॉट इक्वल टू 50, तो ये फॉल्स है। अगर फॉल्स भी है तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकल जो है वो स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम लिख देते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, चाहे फॉल्स है या ट्रू है, यानी ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। अब ये देखें, इसमें आ गए वेरिएबल्स ए और बी, तो कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। अब हमें नहीं पता ए की क्या वैल्यू है, हमें नहीं पता बी की क्या वैल्यू, या तो वो हमें वैल्यू दे देता, फिक्स कर देता, तो हम चेक कर लेते ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको लिख सकते थे। तो ए की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी की, जैसे अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दूँ और बी की वैल्यू 3 लिख दूँ, तो ये नॉट इक्वल टू 9 है, 5 इज नॉट इक्वल टू 9। या कोई और भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 5 प्लस 4, तो फिर ये इक्वल टू 9 है, तो फिर ये ट्रू हो जाता है। तो इसका मतलब इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद ये देखें फिफ्थ, तो ये एक आइडेंटिटी है कि स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, आप फार्मूला इसका पढ़ा होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर, टू बाय फार्मूला ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरी साइड में भी आप देखें यही जो है वो जो टर्म्स हैं वो मौजूद है, तो दोनों साइड पे सेम टर्म्स, आपको बताया था कि सेम टर्म्स आ गए, वेरिएबल्स सेम टर्म्स आ जाए तो वो आपस में कैंसिल हो सकती हैं, या अगर आप इनकी जगह कोई वैल्यूज पुट भी करेंगे ना, तो दोनों साइड का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो ये क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब है इसको हम कह सकते हैं ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो इसमें देखें नंबर्स हैं, तो नंबर्स देखते ही आपको समझ आना चाहिए इसको, या तो मैं सही कह सकता हूँ या गलत कर सकता हूँ। तो 2 प्लस 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा रेस कर दूं ताकि जगह बन जाए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट का मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो कहता है स्मॉलर देन 5, कि ये लेस देन 5। अब देखें वेरिएबल्स हैं, तो एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर तो हम इनमें से एक माइनस ले लेते हैं नंबर, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, वो माइनस नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं और इस तरह ले लेते हैं, जैसे 2 है एक और एक 3 है, तो ये 6 हो जाता है, तो ये फिर क्या होता है, ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है। फिर नॉट लेस देन 5 आ जाता है, तो फिर ये फॉल्स हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद फिर कहते हैं इफ एक्स इज अ रियल, रियल नंबर आपने पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें क्या है, रियल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सारे नंबर शामिल होते हैं, तो कहता है एक्स इज लेस देन जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स इज इक्वल टू, तो ये सारे नंबर इसमें शामिल होते हैं, तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको हम लिख देते हैं कि ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसके बाद नाइन्थ पार्ट है, उसमें कहता है इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन बी सी देन ए इज लेस देन सी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि देखें ए अगर बी से बड़ा है, जैसे मैं कहता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा कि 2 1 से बड़ा है और 1 सिफर से बड़ा है, तो 2 क्या है, फिर 2 को सिफर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसूली तौर पे ये होना चाहिए ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये ट्रू करना है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फॉल्स है, तो ट्रू हो या फॉल्स हो तो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हम लिख देते हैं कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसके बाद जो 10 पार्ट है, इसमें देखें वेरिएबल्स आ गए हैं फिर से, एक्स वाई प्लस जी और 12, तो इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो एस माइनस टी इज इक्वल टू 4, देखें इसमें उसने एस और टी की वैल्यू फिक्स कर दी, यानी अब हम कोई भी वैल्यू नहीं लगा सकते, अब यही वैल्यू लगेंगी, और इसको हम कह सकते हैं कि एस की जगह अगर हम 4 पुट करें, टी की जगह 0 पुट करें, तो ये 4 ही आता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो इस तरह हमें ये पहले दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि द सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 0।
अब वो पूछा है बताएं क्या ये जो सेंटेंस है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये। तो फिर वही बात आ गई, आपको नज़र आ रहा है कि ए भी वेरिएबल है और बी भी वेरिएबल है और इनकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कहता है बताएं अगर ये ट्रू नहीं है तो हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो इसे हम किस तरह एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे जी कि नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर। जैसे मैं अगर कह देता हूँ कि ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू जो है वो -2 है, तो फिर हम कह सकते हैं 2 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है। या कोई और वैल्यूज आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं स्टेटमेंट ट्रू ही करनी है, स्टेटमेंट जो है हम फॉल्स भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको दे देता हूँ 3 और इसको बी को 2, तो फिर क्या होगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स है। तो जब तक हम इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं देंगे तो हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो आपने लिख देना कि बाय असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि प्रूव करना है आपने कि x+1 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+6 बाय टेकिंग वैल्यूज। ठीक है, इसमें हमने x की जगह वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है और देखना है अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो प्रूव करने के लिए दोनों इक्वल है। तो जैसे फर्स्ट वैल्यू हम लेते हैं पहले x इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको लिख लेता हूँ इसी स्टेटमेंट को एक दफ़ा, x+1 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+6। अब जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है, जैसे ये ब्लू इंक में आपको x नज़र आ रहा है हाईलाइट किया हुआ मैंने, तो वहाँ वहाँ आपने क्या करना है पुट करना है x इज इक्वल टू, तो वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। तो इसके बाद अब आप देखेंगे कि 2+1 क्या होता है 3, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम्स 2 4। तो इनको हम लिख देते हैं कि 2+1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5, 4+4+6। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर यानी 3 टाइम्स 3 आ जाएगा 9, 9+5 14 हो जाएगा। और दूसरी साइड पे भी 4+4 8 एंड 6 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों साइड्स के आ गए इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसी तरह आप 5 और 10 को लेके जो है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इनको फाइंड कर सकते हैं। ये आपके लिए टास्क है, ये आप खुद कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो हमें कह रहा है कि आपने नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड करना है यूजिंग द पैटर्न और कंजेक्चर को यूज़ करते हुए, यानी पैटर्न ऑब्जर्व करना है फिर एक कंजेक्चर बनाना है और उस कंजेक्चर की मदद से आपने जो है वो नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है और फिर कंजेक्चर जो आपने यूज़ किया उसको नीचे मेंशन भी करना है। तो आप देखें पहला नंबर 1 है, तो इसमें अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो 3 आ जाता है। फिर इसके बाद 3 में मैं अगर 4 ऐड करता हूँ तो 7 आ रहा है। इसके बाद अगर मैं 7 में 8 ऐड करता हूँ तो 15 आ जाता है। यानी पहले डिफरेंस 2 था, फिर 4 हो गया, डबल हो गया, फिर 4 का डबल होके 8 हो गया और फिर डिफरेंस कितना आ गया 16, यानी 8 का डबल हो गया तो 16 आ गया। तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें पैटर्न, तो पिछला जो डिफरेंस है उससे नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो डबल हो गया। यानी पहले 2 था फिर क्या हुआ 4, और 4 में जब हमने पिछली जो प्रीवियस टर्म है वो ऐड की तो 4+3 7। इसी तरह नेक्स्ट डिफरेंस आपको पता है 8 हो गया, डबल हो गया, और 8 में 7 ऐड किए तो 15 आ गया नेक्स्ट टर्म। फिर 16 हो गया, 16 में हमने 15 ऐड किए तो 31। तो इसी का मतलब ये है कि जो 16 का डबल जब हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय जब हम 16 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 32। यानी नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा 32। तो 32 में ये जो प्रीवियस टर्म है 31 ये हमने ऐड कर दिया। तो इसको हम ऐड करते हैं 31, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63। इसका मतलब है जो नेक्स्ट टर्म मिसिंग टर्म है वो हमारी क्या है 63। तो इसमें अगर हम गौर करें तो कंजेक्चर क्या मिल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो पिछली टर्म है वो ऐड कर रहे हैं जो पिछली दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है उसके 2 गुना में। तो हम इसको लिख सकते हैं कंजेक्चर को अपने को कि
कंजेक्चर जो हमारे पास बन रहा है उसको हम लिखते हैं जी कि बाय एडिंग, प्रीवियस टर्म जो है वो हम ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म, पिछली टर्म को हमने ऐड किया, टू द ट्वाइस ऑफ डिफरेंस, कि जो डिफरेंस है पिछली दो टर्म्स में, ट्वाइस ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस टू टर्म्स, पिछली जो दो टर्म्स है उनमें जो डिफरेंस है उसके ट्वाइस यानी डबल में जो है वो हम पिछली टर्म जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल। तो ये कंजेक्चर मैंने दिया, अगर आपने बुक वाला कंजेक्चर लिखना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। अगर हम बुक की बात करें तो बुक में वो कह रहा है कि आप देखें जो बुक पे उसने कंजेक्चर दिया उसके मुताबिक वो कह रहा है कि वन में अगर हम वन को टू से मल्टीप्लाई करें तो ऐड करें वन तो थ्री आ रहा है, फिर थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स बनता है और वन ऐड करें तो सेवन आ रहा है। इसी तरह सेवन को हम टू से मल्टीप्लाई करें और वन ऐड करें फिफ्टीन आ रहा है, फिफ्टीन को टू से मल्टीप्लाई करें तो थर्टी और वन ऐड करें तो थर्टी वन आ रहा है। इसका मतलब हमें अब क्या करना होगा, नेक्स्ट टर्म के लिए थर्टी वन को टू से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसमें एक जमा कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा 63। तो आप ये वाला कंजेक्चर लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये देखें, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल उनके आंसर्स होते हैं, कोई भी आंसर आप रीजनेबल आंसर देंगे तो वो आपका करेक्ट होगा इंशाल्लाह। अब हम लास्ट सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहता है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम्स, कि इनमें एक्सियम्स कौन से हैं और कौन से ऐसे एक्सियम्स हैं जो पास्टुलेट्स हैं। तो एक्सियम्स और पास्टुलेट्स में मैंने फ़र्क बताया था कि पास्टुलेट वो एक्सियम्स होते हैं जो ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री टर्म्स के लिए। तो पहला अगर हम देखें, और एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम्स हमेशा ट्रू माने जाते हैं। कहता है इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, तो एक नंबर अपने इक्वल होता है, ठीक है, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सियम। मैं इसके आगे ये लिख देता हूँ। उसके बाद फिर कहता है टू प्लस टू मेक्स फोर, तो ये भी एक हकीकत है, पीछे हमने काफ़ी एग्जांपल्स में इसको डिस्कस किया है, तो ये भी एक एक्सियम है। फिर कहता है वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स, तो ये मैंने जब पास्टुलेट को आपको जो है वो समझाया था, डिफाइन किया था, उसमें ये विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ये बताया था कि दो पॉइंट्स में से एक ही लाइन गुजर सकती है। तो ये चूंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो इसको हम क्या कहेंगे, पास्टुलेट, पास्टुलेट या सिर्फ पी लिख देते हैं हम। उसके बाद फिर कहते हैं इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स, सॉरी ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये एक्चुअली एक थ्योरम है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के मतलब है। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो इसको हम कहते हैं बेस एंगल थ्योरम, कि कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना वो भी आपस में क्या होती हैं, सॉरी अपोजिट जो एंगल्स होते हैं इनको बेस एंगल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो साइड है नीचे वाली जो बेस है उसके साथ जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट, उनको हम कहते हैं बेस एंगल। बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ नहीं है, इसको प्रूफ किया गया है। तो एक थ्योरम की जो है ना वो शक्ल में इसको पेश किया गया है, इसका एक प्रूफ है बकायदा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो है ना फोर्थ पार्ट, तो ये ना ही एक्सियम है ना ही पॉस्टुलेट। आपको पता है एक्सियम्स के लिए जो है वो उसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ठीक है, उसको सब लोग जो है वो ट्रू मानते हैं। तो लिहाजा इसको हम जो है ना ही एक्सियम कह सकते हैं ना ही पॉस्टुलेट कह सकते हैं। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ नाइदर, कि ये इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। देखें, जो जब दो नेगेटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट से माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, तो आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, तो टू टाइम्स वन जो है वो टू आएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। जब भी दो नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर्स हमेशा जीरो से ग्रेटर होते हैं। तो ये इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये क्या है, एक एक्सियम, एक्सियम। फिर कहता है ऑल राइट एंगल्स, जितने भी राइट एंगल्स हैं वो इक्वल टू वन अनदर होते हैं। आपको पता है राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और एक अगर एंगल राइट है तो उसका क्या होगा, मेजर 90 डिग्री, दूसरा राइट है उसका मेजर भी 90। तो ये सबको पता होगा कि 99 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी क्या है, एक सॉरी इसको पॉस्टुलेट कहें, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है।
इसको हम पॉस्टुलेट करें एंगल से रिलेटेड। फिर कहता है द होल इज ग्रेटर दैन इट्स पार्ट, कि होल जो है वो अपने पार्ट से ग्रेटर होता है। तो इसके लिए भी हम एक जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। जैसे ये देखें एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक होल है, यानी मुकम्मल सर्कल है। तो इसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी इसको मैं ये देखें, ये अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट ये है। तो पार्ट जो है हमेशा होल से क्या होता है, छोटा होता है। चाहे छोटा पार्ट ले लें आप, चाहे बड़ा पार्ट ले लें, ये हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सियम है। उसके बाद कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी। तो ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी। तो आपको पता है कि ए जो है वो एक बड़ा नंबर है जबकि बी स्मॉलर नंबर है, इसी तरह सी ग्रेटर नंबर है, डी जो है वो स्मॉलर नंबर है। तो ए और सी क्या है, वो इस साइड पे जमा कर रहा है, दोनों जो ग्रेटर नंबर है एक साइड पे जमा कर रहा है, जबकि जो दोनों स्मॉलर नंबर है दूसरी साइड पे जमा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेटर नंबर्स का ज़ाहिर है सम भी फिर ग्रेटर ही होगा, और स्मॉलर नंबर का जो सम है मजमूआ वो छोटा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो ये क्या है, जो कि नंबर से रिलेटेड है, तो इसको हम एक्सियम कहेंगे, ये पॉस्टुलेट नहीं। उसके बाद कहता है इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यूसली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन क्या होती है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, ये एक लाइन है, इसको हम जाहिर करने के लिए दोनों इसके जो साइड्स हैं, तराफ हैं, वहाँ पे एरो हेड्स लगाते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये एक्सटेंड हो रही है दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटेंड हो रही है। तो यही उसने स्टेटमेंट यहाँ लिखी, एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यूसली। तो इसके अलावा ये चूंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉस्टुलेट है। फिर कहता है व्हेन वी ऐड थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, के जब हम तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को ऐड करें तो उनका सम इवन होता है। तो दो कोई भी दो इवन नंबर आप ऐड करें, तीन करें, चार करें, छः करें, 10 करें, वो हमेशा आंसर इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ टू एक इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव की अगर बात करनी है तो उसके बाद फोर आता है, फिर सिक्स आता है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स 12, और 12 क्या है, वो भी एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, चूंकि ये नंबर से रिलेटेड है तो ये एक्सियम है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें कहता है एक्सप्लेन ऑल स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ज्योमेट्रिकल प्रूफ के जो स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये चूंकि एक समझ लें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो है वो मिल जाएगा, वहाँ उसने स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हो या किसी चीज़ की आपने को डाउट हो, तो अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछा करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स जो हैं उनको क्लियर सॉल्व कर सकूँ। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।